12th क्लास के लिए चलो आ जाओ तुम लोग। आपके लिए आज का पहला सवाल क्या है? पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका आज का पहला सवाल है कि जो हमारे पौधे हैं उनमें लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, ये आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखने को मिलेगा। देखो 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है। चैप्टर नंबर आपका 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल फिक्स है, वो है गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 110% देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों तैयार कर लिए हैं? ठीक है, ओके, फटाफट बताइए कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन उनका तैयार है। ठीक है, एक बार फटाफट बताइए। रेशवा का कोई था, उसमें हम बनाए थे। ठीक है, फटाफट बताइए। अच्छा, ठीक है, सही हो रहा है। हम कर लेंगे। ओके, चलो जो बच्चे पढ़े हैं वो तो कर लेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है जी मैम, हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया। जेएसी बोर्ड का है मैम? हाँ जी। मुकेश जय श्री राम जी बताइए क्या हुआ? चलिए, बहुत बच्चे बोल रहे हो जाएगा, हम लिखेंगे नहीं, केवल समझा दे रहे हैं फटाफट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी समझ ले इसमें होता क्या है। तो आप लोगों ने बचपन से क्या, जब निधि मैम स्टार्ट की थी तब आपको बताई थी कि एक पुष्प में नर भाग और मादा भाग पाया जाता है। नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर ही हमारा क्या बनता है? परागकण का निर्माण होता है। ये सब चीजें तो आपको पता है। अब नर भाग दिखाई कैसा देता है? कुछ इस प्रकार का, जिसमें ऊपर का जो फूला हुआ भाग है उसे परागकोश कहते हैं, और नीचे में आपको ये जो डंठीनुमा संरचना देखने को मिल रहा है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम वृंत कहते हैं। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है? क्या बोला हमने? ये आपको ऊपर जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे परागकोश कहते हैं। नीचे आपको जो डंठीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है इसे वृंत कहते हैं। ये वृंत के द्वारा ही आपका पुष्पासन से जुड़ा होता है। और वृंत और परागकोश को आपस में जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। अब इसमें लघु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है ये समझना है। तो देखिए, जो इसका ऊपर का ये जो फूला हुआ भाग है ना, जब हम लोग इसको क्या करेंगे? बीच से कट करते हैं, अनुप्रस्थ भाग। ठीक है, जब हम इसे बीच से कट करेंगे तो कुछ हमको इस प्रकार का संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का संरचना देखने को मिलता है जिसमें 4 छोटी छोटी थैलियां होती हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है? लघु बीजाणु धानी कहलाता है। तो आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि इस परागकोश के अंदर ये पूरी संरचना का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपको यहाँ पर देखिए दिया है, सचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र बनाकर बताना है। अब चित्र बनाकर बताना है तो कैसे स्टार्ट करना है ये देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले पुंकेसर का चित्र बनाओगे, फिर आप अनुप्रस्थ काट के बाद क्या करोगे? इस प्रकार का चित्र बनाओगे। ठीक है, अब देखो, जब आप अनुप्रस्थ कट करोगे तो इसके अंदर क्या है? कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका? तो याद रखना है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का संरचना है। आप बताइए इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी? किसी बच्चे को पता है? ठीक है, देखो थोड़ा सा हार्ड है ये, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं हम कर लेंगे, इजी है, तो बच्चा ये इतना इजी नहीं है जितना इजी आप इसको समझ रहे हो। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी? बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। देखो, ये आपका परागकोश को काटने पर आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला। आपको पता है इसके अंदर क्या होती है? धानियां होती हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं। लेकिन आपको अभी बताना है कि ये धानी आखिर बनता कैसे है। ठीक है, आखिर ये धानी बना कैसे, केवल आपको ये बताना है। तो ये बताने के लिए समझना होगा पूरा स्टोरी। आइए समझाते हैं, पूरा कहानी सुनाते हैं।
लघु बीजाणुधानी, ठीक है, परागकोश को जब हम लोग अनुप्रस्थ काटते हैं, ठीक है, परागकोश को जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसके चारों तरफ क्या है, एक बाह्य परत पाया जाता है। सबसे पहले याद रखना इसके अंदर क्या होगा, ये आपका बाह्य परत है, ठीक है। परागकोश के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, बाह्य परत देखने को मिलेगा। और इस बाह्य परत के अंदर, ठीक है, इस बाह्य परत के अंदर आपको कोशिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इस बाह्य परत के अंदर आपको कोशिकाएं मिलेंगी। और इन्हीं कोशिकाओं में आपका चारों किनारों पर 4 कोशिकाएं ऐसी होंगी जो अपने आकार में क्या करेंगी, अपने आकार को बड़ा कर लेंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग इस परागकोश को क्या किए, अनुप्रस्थ काटे, तो हम लोगों ने देखा कि अनुप्रस्थ काटने पर परागकोश के चारों तरफ एक बाह्य परत पाई जा रही है, उसके अंदर आपका कोशिकाएं हैं, बोल सकते हैं मृदुतक कोशिका, ठीक है। अभी ले चलो मृदुतक कोशिकाएं, ठीक है। अभी इन मृदुतक कोशिकाओं में आपको क्या, यहाँ ये पूरी कोशिकाओं से भरा पड़ा है, ठीक है। ये पूरा अंदर क्या है, कोशिका है। जैसे आप लोग कभी देखे हो ये बुक को देखो, ठीक है, इस बुक को देखो आप लोग, ठीक है, ये बुक आपका है। जब हम इस बुक के पन्ने को हटाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे पेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है, बहुत सारा पेजेस देखने को मिल रहा है ना। बस उसी तरीके से जब हमने क्या किया, आपका भी नया पुंकेसर बना है, पुंकेसर को जब हमने बीच से कट किया तो आपको देखने को मिला इसकी चारों तरफ एक परत है जिसको कहते हैं बाह्य परत। और इस परत के अंदर आपका क्या है, मृदुतक कोशिकाएं हैं। ये पूरा कोशिकाओं से भरा पड़ा है, क्या है, पूरा का पूरा कोशिकाओं से भरा पड़ा है। अब इनकी सारी कोशिकाओं में से चारों किनारों पर एक एक कोशिका क्या करती है, अपने आकार को बड़ा कर लेती है, ठीक है। अपने आकार को बड़ा कर लेगी, वो बाकियों से अलग दिखाई देगी। इसमें आपको कोशिका द्रव्य अधिक देखने को मिलेगा। इन कोशिकाओं का नाम क्या पड़ता है, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रपसु कोशिका, ठीक है। इन कोशिका को क्या कहा जाता है, याद रखना, प्रपसु कोशिका कहा जाता है। बताइए यहां तक क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखो थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े रहोगे ना तो आराम से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े होगे तो उस बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा स्टोरी आपको सुना रहे हैं कि आखिर हमारा इस पुंकेसर, इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी कैसे बनता है, लघु बीजाणु कैसे बनता है। यानी देखो, अगर आपका मूवी में देखते हो विलेन होता है ना जो हीरो को मारता है, तो हम लोग आज कहानी देखेंगे कि आखिर वो विलेन बना कैसे, ठीक है। आखिर उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि गुंडा बन गया। सेम वही चीज हमको यहाँ पढ़ना है कि इस परागकोश के अंदर आपकी भित्तियां, जैसे कि आपको पता है लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ 4 प्रकार की परत पाई जाती है, बाह्य परत, अंतः परत, मध्य परत और टैपिटम। तो हम लोग ये देखेंगे इन परतों का निर्माण कैसे हुआ, फिर देखेंगे लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे हुआ, फिर देखेंगे लघु बीजाणु का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे क्लास में बने रहेंगे और इन सभी को समझ कर जाएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से अपना एक बार कहानी शुरू करते हैं। हमने क्या किया, एक पौधे का पुंकेसर निकाला, पुंकेसर को बीच से कट किया, हमें क्या मिला, परागकोश मिला। उस परागकोश के अंदर देखा हमने कि इसके चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, बाह्य परत कहते हैं। इस बाह्य परत के अंदर आपकी मृदुतक कोशिकाएं थी, ठीक है। इनकी सभी कोशिकाओं में से चारों किनारों की एक एक कोशिका अपने आकार में क्या कर ली, परिवर्तन कर ली, वो बाकियों से अलग दिखाई देने लगी, काफी बड़ी, काफी मोटी, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक थी। बस इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। अब आगे देखो, आगे जो ये प्रपसु कोशिका दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर कोशिका विभाजन करेगा और विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाएगा। याद रखना, ये जो प्रपसु कोशिका, मोटी सी कोशिका आपको दिखाई दे रही थी, जो सबसे अलग दिख रही थी, ये क्या करेगा, ये आपका विभाजन कर लेगा, समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। कितने, 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक कोशिका आपको कहां देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ,
देखिए ये आपका है, दो कोशिका बनाया, एक कोशिका अंदर की तरफ है और एक कोशिका बाहर की तरफ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कोशिका डिवाइड करके दो कोशिकाएं बना लिया, एक कोशिका आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, एक कोशिका अंदर की तरफ। जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लघु बीजाणु भित्ति कोशिका। ठीक है, या फिर आप इनको कह सकते हो, हाँ, लघु बीजाणु भित्ति कोशिका भी लिख सकते हो, भित्तीय कोशिका। ठीक है, और ये आपका क्या है, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, दो कोशिकाओं का निर्माण किया, बाहर वाली कोशिका बीजाणु भित्तीय कोशिका कहलाती है और अंदर वाली बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद याद रखना जो बीजाणु भित्तीय कोशिका है ये आपका क्या करेगा, विभाजन करके तीन परतों का निर्माण करेगा। एक परत पहले से है, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होना चाहिए कि मैम लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ आप बताई थी 4 परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, बाह्य परत, फिर आपका अंतः परत, फिर मध्य परत, फिर टैपिटम। लेकिन अभी आप कह रही हैं कि बीजाणु भित्तीय कोशिका 3 परतें बनाएगा, क्यों, क्योंकि एक परत आपका पहले से बना है, बाह्य परत क्या है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो बीजाणु भित्तीय कोशिका 3 परत का निर्माण करेगा। वो 3 कौन कौन सा, सबसे पहले बनाता है वो क्या, मध्य परत। ठीक है, फिर मध्य परत के ऊपर की तरफ बनता है अंतः परत, और फिर लघु बीजाणु धानी के अंदर बनेगा आपका क्या, टैपिटम। ठीक है, ये हो गई आपकी बीजाणु भित्तीय कोशिका। और बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगा, ये आगे विभाजित करके आपका बनाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, बीजाणु जनन कोशिका आगे डिवाइड करके लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगा। ये मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। बस कहानी हो गया खत्म। ठीक है, पूरी कहानी बस इतनी ही थी, आपको इस पूरे स्टोरी में केवल इतना ही पढ़ना था। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। ठीक है, पूरे स्टोरी में आपको ज्यादा नहीं, केवल यही कहानी आपको पढ़ना था और आपको इसी को फिगर के साथ दिखाना है। ये सवाल आपको 5 नंबर में, 1-2 नंबर नहीं बच्चा, टोटल 5 नंबर में देखने को मिलेगा। बताओ कितने बच्चे अब कह रहे हैं कि मैम हम कर लेंगे अगर ये सवाल आया तो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चे अब इस सवाल का जवाब कर लेंगे। देखो रिवीजन हो गया तुम लोगों को, जिन बच्चों को आ रहा था बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपका रिवीजन हो गया और क्या चाहिए। ठीक है, रिवीजन हो गया ना, ओके। ठीक है, आइए अब देखो, इसको अगर हमें फिगर में बताना हो, अगर हमें इसको फिगर में बताना हो, क्योंकि बोला है चित्र के साथ बताइए, तो कैसे चित्र बनाओगे, पहले क्या करना है, एक परागकोश बनाना, फिर उसके बाद आप क्या करना, इसको कट कर देना इस तरीके से। ठीक है, कट करने के बाद आप इसको दिखाना। ठीक है, इसमें आप इस तरीके से परत बनाना। ठीक है, ध्यान से देखो, आप लोगों को एग्जाम में बच्चा एक एक फिगर बनाकर समझाना है। ठीक है, अलग अलग पेन की सहायता से आप कर लेना। फिर नामकरण करना है, लेकिन नामकरण हम लोग आगे चल के करते हैं। ठीक है, फिर आपका यही, ये आपका क्या था, दिख रहा है ना, इनकी परत ये है आपका इस तरीके से। अब ये प्रपसु कोशिका क्या किया, विभाजित करके 2 कोशिकाओं का निर्माण किया, लंबवत 2 कोशिका। ठीक है, एक कोशिका बाहर की तरफ, एक कोशिका अंदर की तरफ। फिर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा ये इस तरीके से बनाओ। ठीक है, इसमें 4 ठीक है, ये आपका क्या है, बाह्य परत है। ठीक है,
अंदर वाली जो बाहर की जो परत थी वो क्या कर दी, 3 परतों का निर्माण करेगी। ठीक है, याद रखना 3 परतों का निर्माण करेगी। और अंदर वाली जो कोशिका हमारी है वो लघु बीजाणु धानी बनाएगी, लघु बीजाणु धानी बनाएगी, जिसके अंदर लघु बीजाणु भरे होंगे। बस आपको यही पूरा क्या करना है, फिगर के साथ अपने कॉपी में भी बनाना है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ लिखना एक पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर के परागकोश को हमने दिखा दिया। ठीक है, परागकोश के अंदर आपको क्या देखने को मिला, जैसे ही परागकोश हमने काटा हमको एक बाह्य परत देखने को मिला, नामकरण कर देना बाह्य परत। ठीक है, फिर आपको और क्या देखने को मिला, इनमें कुछ विशेष कोशिकाएं थी जिनको क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे प्रपसु कोशिकाएं अधीनत विभाजन कर ली, यानी 2 कोशिकाओं का निर्माण की। आगे वाली कोशिका आपका कहलाता है पराग भित्तीय कोशिका। ठीक है, पराग भित्तीय कोशिका या फिर आप बीजाणु भित्तीय कोशिका भी लिख सकते हो। ठीक है, और अंदर वाली कोशिका क्या कहलाएगा आपका, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, बीजाणु जनन कोशिका। क्लियर। फिर दिखाना पराग भित्तीय कोशिका 3 परतों का निर्माण की। पहला आपका बाह्य परत पहले से था, उसके बाद आपका बन गया अंतः परत। ठीक है, उसके बाद कौन सा परत बना, अंतः परत। फिर आपका मध्य परत। ठीक है, और उसके बाद आपका एक विशेष प्रकार का परत बनता है जिसको हम कहते हैं टैपिटम। इस टैपिटम का काम क्या होता है, टैपिटम का काम है लघु बीजाणु धानी के अंदर जितने भी लघु बीजाणु पाए जाते हैं उनको पोषण देने का। ठीक है, ये सवाल आता है कि टैपिटम का कार्य क्या है, तो टैपिटम का काम होता है इस लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु पाए जाते हैं उनको पोषण प्रदान करने का। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो आप लोगों को ये पता चल गया कि पराग भित्तीय कोशिकाएं 3 परतों का निर्माण कर दी। अब देखो अभी अंदर वाली कोशिका बीजाणु जनन कोशिका बची है ना, बीजाणु जनन कोशिका अपने आकार को बड़ा करेगी और अपने अंदर क्या करेगी, विभाजन करके क्या बनाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। ये मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु का निर्माण करेगी और इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एग्जाम में अगर आप इस तरीके से फिगर बनाकर, ठीक है, एग्जाम में अगर आप इस तरीके से फिगर बनाकर समझाते हो तो 100% श्योर है हम कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। पहले क्या करना, फिगर बना के समझाना, फिर एक एक पॉइंट लिखना। लिखना क्या है, पूरा कहानी आपको पता चल गया कि आपका ये क्या था, किसी भी लिखना, किसी भी पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर में ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इसका एक बाह्य परत है जिसमें आपको छोटी छोटी मृतक कोशिकाएं भरी होती हैं। उन मृतक कोशिकाओं में से चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर एक एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जो बाकी कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। उसमें कोशिका द्रव की मात्रा अधिक होती है, उसे हम प्रपसु कोशिका कहते हैं। यह प्रपसु कोशिका आगे चलकर अभिनत विभाजन करता है जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। बाहर वाली कोशिका पराग भित्तीय कोशिका कहलाती है तथा अंदर वाली कोशिका बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। पराग भित्तीय कोशिका आगे समसूत्री विभाजन करके 3 परतों का निर्माण करेगी। ठीक है, मध्य परत, अंतः परत और टैपिटम। ठीक है, फिर इनका नाम लिख देना, काम लिख देना, हो जाएगा। फिर लिखना अंदर वाली कोशिका जिसको बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, ये अपने आकार को बड़ा करता है तथा आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कई बार, लिखना ये जरूर, बीजाणु जनन कोशिका कई बार विभाजन करने के पश्चात लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इसे ही लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हमने। बताओ जल्दी 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 बताओ, सभी को क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है
तो हमसे बेझिझक हम कई बार बोले कि एक चीज को हम 10 बार पढ़ाने को तैयार है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है हमसे पूछ लो कि मैम यहाँ पर कैसे। अब अगर पूरी कहानी समझ में आ गई ना, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, वो अपने शब्दों में पूरा कहानी एग्जाम में लिखाएगा। पूरी कहानी आप चाहो तो हमें अगर अभी मौका मिले तो हम इसके बारे में 2 से 2.5 पेज लिख सकते हैं, 2.5 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर लिख लोगे। यस मैम। बैक बेंचर ऋतिक बच्चा, ड्राइंग इसमें समझना क्या है, आप इसमें हम केवल आपको स्टेप वाइज बताए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है ना, तो हमको पूरा चीज तो बताना पड़ेगा। इसमें हमें कुछ समझना ही नहीं है। क्या ड्राइंग नहीं समझ में आया? ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका परागकोश है। बस परागकोश को निकाल लो। इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच से कट कर देंगे। कट करने पे कुछ इस प्रकार का संरचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम किसी चीज को बीच से कट करेंगे तो हमें इस प्रकार का संरचना देखने को मिला। जब अंदर झांके तो हमको इसके अंदर क्या देखने को मिला, कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या था, कोशिकाओं से भरा पड़ा था। अब इनमें से इसके किनारों की 4 कोशिकाएं, चारों किनारों पर एक एक कोशिका क्या है, वो आपको आकार में बड़ी दिखाई दी, जो बाकी कोशिकाओं से अलग थी। इस कोशिका को हम प्रपसु कोशिका कहते हैं। ये प्रपसु कोशिका आगे चलकर अपने अंदर विभाजन करती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जो बाहर वाली कोशिका होगी। ठीक है, बाहर वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे, परागभित्तीय कोशिका कहेंगे, और अंदर वाली कोशिका को हम बीजाणु जनन कोशिका कहेंगे। ये भित्तीय कोशिका परागकोश की भित्तियों का निर्माण करेगा, और ये जो आपका अंदर की तरफ जो आपको बीजाणु कोशिका देखने को मिल रहा है, वो लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। कहानी खत्म। केवल इतना ही तो था। ठीक है, सिर्फ इतना ही था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बहुत तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी परागकोश को लेकर उसका अनुप्रस्थ कट कर रहे हैं। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, बीच से कट करके जब अध्ययन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यह एक समान विभोज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह है। आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा परागकोश है उसके अंदर विभोज्योतकी कोशिकाएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, विभोज्योतकी कोशिकाएं भरी पड़ी हैं। फिर आगे आप बढ़ोगे, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिला, आपने एक पौधे का परागकोश लिया, इसको आपने अनुप्रस्थ काट दिया, बीच से कट कर दिया। जब हम बीच से कट किए तो हमें क्या मिला कि इसके अंदर ढेर सारी विभोज्योतकी कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, और ये कोशिकाएं चारों तरफ से बाह्य परत के द्वारा घिरी हैं। ठीक है, किसके द्वारा कवर है, तो याद रखना बाह्य परत के द्वारा कवर है। फिर आगे कहानी क्या दिया है, आगे है, इसका आकार अंडे जैसा होता है, परंतु बाद में यह 4 पालियों वाला हो जाता है। इसके बीच में एक वाहिनी उत्तक। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप अभी तक जब बना नहीं है, जब तक इसके अंदर 4 छोटी छोटी थैलियां नहीं बनी है, इसका आकार कैसा था, इसका जब हमने इसको कट किया ना, तो इसका आकार आपको कुछ इस प्रकार का अंडे की तरह दिखाई दिया। ठीक है, आपको इस पूरे लघु बीजाणु जनन में क्या करना है, ये बताना है कि इस परागकोश के अंदर कट करने पर हमको ये जो अंडे जैसा संरचना दिखाई दे रहा था, ये कैसे आपका तितली जैसा हो गया, इस तरीके से कैसे बन गया। ठीक है, तो आपको बस ये स्टोरी बताना है। तो स्टोरी का शुरुआत कैसे करोगे, आप बताओगे, एक था परागकोश जिसको हमने क्या किया, अनुप्रस्थ काट दिया। अनुप्रस्थ काट करने पर हमको एक अंडे जैसी संरचना देखने को मिली, जिसके अंदर ढेर सारी विभोज्योतकी कोशिकाएं थी, और ये विभोज्योतकी कोशिकाएं चारों तरफ से बाह्य परत से घिरी हुई थी। इतना कहानी याद हो गया।
इतना कहानी सभी बच्चों को याद है। फिर देखो इनके अंदर, ठीक है, लिखोगे आप, बाह्य परत के अंदर विभज्योतकी कोशिकाओं में से चारों कोने की एक एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जो बाकी अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? प्रपसु कोशिका कहेंगे। ठीक है, जो कोशिका बाकी से अलग दिखाई दे रहा है क्या कहलाता है? प्रपसु कोशिका कहलाता है। और इनके अंदर आपको वाहिनियां देखने को मिलेंगी। वाहिनियां मतलब अब इनको खाने के लिए, पानी पीने के लिए कुछ चाहिए ना, पोषण ग्रहण करने के लिए, तो इनमें वाहिनियां आपको देखने को मिलेंगी। यही वाहिनियां क्या करती हैं? इनको 4 भागों में विभाजित भी करती हैं। आगे देखो, जो बाद में एक संवहन बंडल का निर्माण करती हैं। जो वाहिनियां निर्माण हुई, ये वाहिनियां आगे चलकर क्या कर रही हैं? संवहन बंडल बना रही हैं। संवहन बंडल संयोजी के मध्य स्थित होता है। परागधनी के विकास के समय पराग कोश के चारों कोनों पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाओं की पंक्ति अपने बड़े आकार, स्पष्ट एवं बड़े केंद्रक गाढ़े जीव द्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, जब पराग कोश विकसित हो रहा होता है तो पराग कोश के बाह्य परत के ठीक नीचे की जो कोशिका, जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, ठीक है, वो कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, कोशिका द्रव्य उनमें ज्यादा होगा, मोटा होंगी, वो गाढ़ा होंगी। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को प्रपसु कोशिका। एग्जाम में 2 नंबर में दे देगा प्रपसु कोशिका किसे कहते हैं, कर लोगे? जल्दी बताओ मैम, टैपिटम का मतलब क्या होता है? नीतीश राणा जी, टैपिटम एक परत है, जैसे होता है ना हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ड्रेस, स्वेटर पहने, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहने, बस वैसे ही याद रखना हमारा क्या बनता है? लघु बीजाणु धानी बनता है। ठीक है, पराग कोश को जब आप कट करोगे ना तो उसमें 4 छोटे छोटे लघु बीजाणु धानी मिलेंगे। इन धानियों के चारों तरफ 4 प्रकार की भित्ति है। सबसे ऊपर में आपको मिलेगा टैपिटम। ये टैपिटम का काम होता है कि इसके अंदर, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर जितने भी लघु बीजाणु हैं उनको पोषण देने का, उनको खाना देने का। क्लियर है? फिर देखो, प्रत्येक प्रपसु कोशिका एक परितः विभाजन, परितः का मतलब क्या है? बीच से विभाजन करेगी। तो एक कोशिका आपको ऊपर की तरफ और एक कोशिका नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे प्रत्येक प्रपसु कोशिका एक परितः विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण करती है, तथा दूसरा क्या करेगा? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती है। इन्हें बाह्य त्वचा की नीचे वाली एक परत की कोशिका भित्ति प्रायः मोटी हो जाती है। इस परत को अंतस्तर कहते हैं। यानी आपको क्या देखने को मिला? हमारा जो प्रपसु कोशिका था विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाया। ऊपरी कोशिका को हम क्या कहते हैं? पराग प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, जो क्या करेगा? आपका 3 भित्तियों का निर्माण करेगा। ठीक है, बाह्य स्तर के ठीक नीचे वाली जो मोटी भित्ति होती है उसको अंतस्तर कहते हैं। फिर आपका है अंतस्तर के ठीक नीचे, ठीक है, पराग कोश में जिन स्थानों पर बाद में स्फुटन होता है उन स्थानों पर अंतस्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है। यह स्थान रंध्रक कहलाता है। अंतस्तर से नीचे वाली 1 से 5 भित्तीय कोशिकाएं मध्य स्तर तथा नीचे वाली, सबसे नीचे वाली को आपकी भित्ति क्या कहलाएगी? टैपिटम कहलाती है। मध्य स्तर प्रायः शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और वृद्धि करते हुए लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होते हैं। टैपिटम की कोशिकाएं बड़ी, लंबी व अंतःसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं और बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं। ठीक है, परागधानी की भित्ति के साथ ही साथ प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। आरंभ में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिली रहती हैं, परंतु बाद में अलग होकर गोलाकार हो जाती हैं। इनमें से कुछ नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं। इसके पश्चात प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 लघु बीजाणु बनाती है, जो अगुणित होते हैं। इन 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण के समय द्विबीजपत्री पौधों में भित्ति
भित्ति निर्माण युगपत होता है, अर्थात केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात कोई भित्ति निर्माण नहीं होता। देखो ये वाला पॉइंट आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप यहां तक लिख दोगे हो जाएगा। क्या लिखोगे? आपका जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो क्या थी? वो सक्रिय हो जाएंगी और अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। एकमात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु बनाती है? 4। ये सवाल आएगा एमसीक्यू में कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो एक टाइम में 4 होता है। आप यहां से दिख रहा है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये सब नहीं लिखोगे तब भी आपका हो गया। क्लियर? अब हम अपना दूसरा सवाल देखेंगे। पहला सवाल सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां तक पहला सवाल सभी बच्चों को क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा सवाल लेकर आया जाए। मैम सिर्फ फिगर देकर नामकरण कर देंगे तो नहीं होगा। नहीं आजाद, नहीं, आपको देखो, आपको सबसे पहले पूरा फिगर बनाना है, पूरा A to Z। पराग कोश से स्टार्ट करोगे, कैसे आपका पराग कोश कट करने पर आपको क्या मिला? देखो पराग कोश को कट किए तो इस तरीके का संरचना, अंडे की तरह संरचना देखने को मिली। ठीक है, इसके अंदर कौन सी कोशिका थी? ये सवाल आया। ठीक है, इस आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, बताओ जरा, तो अभी बताएं कितने बच्चों को याद है? चलो अभी तुरंत हम बताए हैं। आप बताइए कि हमारा जो ऊपर की तरफ आपको परागकोश देखने को मिल रहा है, जो कैसा है? अंडे के आकार की संरचना है, इसके अंदर कैसी कोशिका पाई जाती है? किसी बच्चे को याद है? कोई बच्चा? अरे मैम गुरु बीजाणुधानी क्या होता है? बच्चा देखो, ये आपका लघु बीजाणुधानी था। लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है ऐसी थैलियां जो लघु बीजाणु का निर्माण करे, और गुरु बीजाणुधानी का मतलब होता है जो गुरु बीजाणु का निर्माण करे। ठीक है, आगे हम लोग गुरु बीजाणु भी पढ़ लेंगे, लेकिन लघु बीजाणुधानी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। क्लियर? प्रपसु कोशिका इसे कहते हैं मैम जी। नहीं 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 नहीं, गलत गलत जवाब। हमने क्या बताया अभी आपको? आपको पता होना चाहिए, जब हम पराग कोश को बीच से कट करते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो इसके अंदर हमको विभज्योतकी कोशिकाएं भरी पड़ी मिलती हैं। इसके अंदर कौन सी कोशिका होती है? तो कोशिकाओं का नाम है विभज्योतकी कोशिका। अब इन विभज्योतकी कोशिकाओं में से ही चारों किनारों की एक एक कोशिका आकार में क्या देखने को मिलेगी? आपको बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, आकार में कैसे मिलेगी? बाकी कोशिकाओं से अलग देखने को मिलेगी। जो कोशिका बाकी कोशिकाओं से अलग देखने को मिल रही है, बड़ी, मोटी, गाढ़ा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रपसु कोशिका कहते हैं। ये आपका होगा प्रपसु। अगर आपसे कोई पूछे परागकोश के अंदर कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? विभज्योतकी कोशिका। यही विभज्योतकी कोशिका में से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिनको हम प्रपसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बनेगा। फटाफट बताओ। मैम प्रसव क्या है? बच्चा डिलीवरी टाइम, जैसे ही एक स्त्री में उसके बच्चे का गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है, तो गर्भाशय से बच्चे को, एक विकसित शिशु को बाहर निकालने की क्रिया आपका प्रसव कहलाता है। मैम कितने नंबर का आएगा? बच्चा आप ये लिख कर ले लो, यूपी बोर्ड में 5 नंबर का और बिहार बोर्ड में भी ये 5 नंबर का लगभग आएगा। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 100% ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपका क्या है? पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपका दूसरा सवाल है कि पर परागण क्या है? जब हमारा परागकण आपका परागकोश से वर्तिकाग्र पर, जब हमारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा जाता है, उसे हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, पर परागण कहते हैं। क्लियर है?
यस मैम, ठीक है। चलो, तो पर परागण के लाभ और हानियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर परागण से लाभ लिखना है। अब आप लिखोगे फिर पर परागण से निम्नलिखित लाभ। पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना हेडिंग देना है, फिर आपको इस तरीके से अपना पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है। पहला लाभ, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े होंगे, भारी होंगे एवं स्वादिष्ट होंगे तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। अब देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले, मतलब जो कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा याद कर लेते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन सबको एक में याद कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मतलब हैं कि मैम ज्यादा याद नहीं होता है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या लिखोगे, लिख सकते हो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े होते हैं। दूसरा लिख देना, इनसे बनने वाले फल भारी होते हैं। तीसरा लाइन लिखना, इनसे जो बनने वाले फल होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं। फिर चौथा पॉइंट लिखना, इनमें बीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी आपको क्या देखने को मिला, यहां पर आप एक लाइन से 4 पॉइंट बना लिए, हो गया ना। एक लाइन से आपने 4 पॉइंट बना लिया। क्या क्या, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं, इनमें बीजों की संख्या कैसी है, अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। यानी आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, पर परागण से जितने भी बीज उत्पन्न होते हैं, एक तो ये ढेर सारा बीज भी बनाते हैं और इनसे बनने वाला जो बीज होता है वो भी भारी होगा, आकार में बड़ा होगा, स्वस्थ होगा और अच्छी नस्ल वाला होगा। बताइए, यहां तक क्लियर है? राजा ठाकुर जी चैप्टर वाइज ही बच्चा करा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, तीसरा है, इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है, ठीक है। आप पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे कि जो आपके बीज उत्पन्न हुए हैं ना, इन बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे भी आपको कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, भारी मिलेंगे, स्वस्थ मिलेंगे और सक्षम होंगे कि ये प्रतिकूल परिस्थिति का भी सामना कर ले। यानी ऐसी स्थिति का भी सामना कर लेंगे जहां पर रहना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग उन परिस्थितियों से गुजरे हैं जिन परिस्थितियों में अगर आप होते ना तो आप दम तोड़ देते, ठीक है। अभी तो हम लोग जिसको कहते हैं कि हम लोग बहुत कठिनाई झेल रहे, कुछ बच्चे बोलते हैं ना मैम आपको नहीं पता। कुछ बच्चों से मेरी बात होती है तो वो लोग बताते हैं मैम हम नहीं कर पा रहे, मेरे घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आपको बता दें, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको दिक्कत कह रहे हो ना, तो जाकर मिलकर आओ लाल बहादुर शास्त्री जी से, उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा कंप्लीट की थी। आप मिलकर आओ भीमराव अंबेडकर जी से, उन्होंने किस तरीके से दुनिया को एक नया, जो कहा जाता है ना, एक नया जीवन दिया पूरे देश को, भारत देश को। अगर कहा जाए मेरी नजरों में एक नया जीवन कोई दिया है तो वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो उन लोगों की जिंदगी, वो लोग अपनी जिंदगी को आज तक नहीं बोले कि हम बहुत कठिनाइयों से सामना किए, वो यही बोले कि हमने जो भी किया अपने मेहनत से किया, बस मेहनत निरंतर करते रहे, ठीक है। और हम लोग जो ये थोड़ा बहुत मेहनत कर ले रहे हैं, कितना गली मोहल्ले में हल्ला करते हैं, अरे हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा 8 घंटा पढ़े हैं, 6 घंटा पढ़े हैं। जरा उस इंसान से पूछ कर आओ जो 18 घंटे 22 घंटे लगातार पढ़ रहा है और वो किसी को बताता भी नहीं है कि हम 22 घंटा पढ़े हैं। उससे पूछो ना तो वो यही बोलेगा आज हम अपना पढ़ाई नहीं कर पाए, कल हम 23 घंटा पढ़े थे, आज केवल 22 घंटा पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमेशा कमी ही देखने को मिलेगा कि वो अपने अंदर का कमी खुद बता रहा है कि हम ये गलती किए हैं, ठीक है ना। तो मतलब मेरा आपको मोटिवेट करने का नहीं है, केवल आपको बताने का है, सिर्फ आपको बताने का है कि बच्चा जो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं वो बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं है, बहुत अनुकूल परिस्थिति है, बहुत अच्छी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। जो हमसे बहुत पहले लोग करके जा चुके, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको महान कहा जाता है, वो लोग अपनी जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति को झेले हैं, उनको पता है प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है। हम लोग केवल किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर रहना असंभव है, ठीक है, जहां पर जीवन यापन करना मुश्किल है, उस स्थिति को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। और हमारा जितना भी पर परागण से होने वाला फल होता है, तो क्या क्या चीज बताए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर परागण से होने वाले फलों के बारे में लिखना है,
ठीक है। फिर दूसरा, पर परागण से बनने वाले बीजों के बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा पॉइंट, पर परागण से बनने वाले पौधों के बारे में आपको बताना है, और ये आपका कंप्लीट। फिर चौथा पॉइंट क्या दिया है, पर परागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां तैयार की जाती हैं, यानी पर परागण के द्वारा जो हमारे नए नए पौधे बनते हैं ना, वो आपके क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है ना, कुछ लड़कियां छुई मुई हैं, मतलब कोई जरा सा ठोक देता है बुखार हो जाता है। हम भी एक जमाने में ऐसे ही थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या स्ट्रांग है, शेरनियां हैं। भले ही कुछ लड़कियां पापा की परियां बन के उड़ रही हैं, लेकिन हम लोग अब क्या शेरनियां, क्योंकि क्या है, रीजन क्या है, जैसे पर परागण आपके नए पौधे बना रहा है, उन पौधों में क्या देखने को मिल रहा है, वो पौधे आपके ऐसे हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, यानी इनमें क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो याद रख लोगे पर परागण के लाभ, जल्दी जल्दी बताओ, पर परागण के लाभ याद हो जाएगा। हमने क्या क्या बताया, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। आपका पांचवा छठा भी है। पांचवा क्या है, पांचवा है पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी पर परागण से हम क्या कर सकते हैं, आनुवांशिकी पुनर्योगज तकनीक द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकते हैं। फिर छठा, पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें आपका गुणों का समावेश 274 यहाँ पे लिखा है, ये लाइन गलत है, जिनमें 2 पौधों के गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है, ठीक है। ये हो गए लाभ। एक बार फिर से फटाफट क्विक रिवीजन, लाभ में हमने आपको क्या क्या बताया। पर परागण से लाभ में सबसे पहले आंख मूंद कर क्या करिएगा, आप अपने फल के बारे में लिखना। फल के बारे में क्या क्या लाइन लिख सकते हो, इनसे बनने वाले फल बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा, भारी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखना, स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिख दोगे। फिर फल के बाद आपका आएगा बीज, ठीक है। बीज के बारे में क्या लिखोगे, इनसे बनने वाले बीज भी बड़े होते हैं, भारी होते हैं। फिर लिखना स्वस्थ होते हैं। अब ये फल भले स्वादिष्ट हो सकता है, बीज स्वादिष्ट नहीं होता, ठीक है। तो लिखेंगे स्वस्थ होते हैं। और लिखना अच्छी नस्ल वाले होते हैं, ठीक है, अच्छी नस्ल वाले होते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। फिर तीसरा आपको क्या करना है, आपको पौधे के बारे में लिखना है। पौधे के बारे में क्या लिखोगे, इनसे बनने वाले पौधे बड़े होंगे, भारी होंगे, ठीक है। और क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, बड़े होंगे, भारी होंगे, अच्छी नस्ल वाले होंगे, ठीक है। ये लिख सकते हो कि अच्छी नस्ल वाले होते हैं, विभिन्नताएं आपको दिखाते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इनसे बनने वाले पौधे रोग प्रतिरोधक होते हैं, यानी रोगों से लड़ने वाले होते हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने वाले होते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, इनसे बनने वाले जितने भी पौधे होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे, संकर, यानी दो जीवों के गुण जिसके अंदर दिखाई देता है ना, उसको हाइब्रिड कहते हैं। क्लियर। तो इनसे बनने वाले जितने भी पौधे होंगे वो हाइब्रिड होंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलेगा। इनमें क्या देखने को मिलेगा, विभिन्नताएं देखने को मिलेगा। ये पॉइंट लिख देना। और क्या लिख सकते हैं, और एक पॉइंट आपको भी बताओ, ठीक है। एक पॉइंट कोई और बताओ, 1 2 3 4 5 हो गया। छठा पॉइंट कोई और बताएगा, किसी बच्चे को याद है? छठा पॉइंट, मैम दुर्गंध क्या है? दुर्गंध ये क्या होता है बच्चा? इसमें दुर्गंध नहीं है, ठीक है। कोई और बच्चा बताएगा? मैम पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आपका लाभ नहीं है ना, इसमें लाभ क्या है, ये तो हानि है। ये तो आप हानियों में लिखोगे ना, किसको एक माध्यम की आवश्यकता है, बिना माध्यम के ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं लिखना, इसमें आपको लिखना है कि ये स्वयं ही, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि इसको कहकर आपको एक नया पौधा बनवाना है, नहीं, ये स्वयं ही नई जातियों को उत्पन्न कर सकता है। लिखना, यह स्वयं ही नई जातियों को उत्पन्न कर सकता है, नई जातियों को उत्पन्न कर सकता है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये थे हमारे पर परागण के लाभ, ठीक है। ये क्या था, ये आपका लाभ था, लाभ आपका कंप्लीट। फिर से एक बार रिवीजन,
रिवीजन करते हैं फटाफट। पर परागण के क्या क्या लाभ है? पहला लाभ याद रखना है, पर परागण से बनने वाले फल बड़े, ठीक है, भारी, स्वादिष्ट होंगे। पर परागण से बनने वाले बीज बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होंगे। तीसरा, इन बीजों से बनने वाले जो हमारे पौधे होंगे वो बड़े, भारी और इनका जो आयु है, जीवन अवधि है, ये ज्यादा होगा, ठीक है, अच्छी नस्ल वाले होंगे। चौथा पॉइंट आपको क्या है? ये इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी पेड़ हैं वो रोग अवरोधक होंगे, यानी ये रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और क्या लिख सकते हैं? ये पौधे ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनसे उत्पन्न होने वाला हर पौधा हाइब्रिड होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इनमें पौधों में विभिन्नताएं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये पौधे स्वयं ही नई नई जातियों को उत्पन्न कर सकते हैं। टोटल हमने 8 पॉइंट बता दिया। अगर ये 8 पॉइंट एग्जाम में लिख दिए, कोई एग्जामिनर चाहे जितना भी वो सड़ियल हो, खड़ूस हो, लेकिन वो आपका जब देखेगा ना कि आपने इतने बढ़िया तरीके से 8 पॉइंट लिखा है, आपको वो फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। लाभ में हमें लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, लाभ सभी बच्चे कर लेंगे। अब आते हैं हानियों पर, ठीक है। हानियां क्या क्या है? पर परागण से होने वाली हानियां डाल देना। पर परागण से निम्नलिखित हानियां होती हैं। पहला, पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है, ठीक है। याद रखिएगा, पर परागण की क्रिया जो आपको पर परागण देखने को मिल रहा है ये अनिश्चित है, यानी कभी भी हो सकता है। अब जैसे अब आप बताओ, 2 तरीके के शादी होता है, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। अब अरेंज मैरिज में क्या होगा? अरेंज मैरिज में जब तक माई बहू तैयार नहीं होंगे शादी के लिए, शादी होगा नहीं। आपका भले ही जितना मन हो, जितना भी गाना बना लो कि मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, अब मेरा मन नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, जितना भी आप गाना गा लो, लेकिन जब तक मम्मी पापा तैयार नहीं होंगे शादी नहीं होने वाला। वही सही सेम आपको पर परागण में याद रखना है। पर परागण में भले ही आपका परागकण तैयार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उछल रहा है, अरे हमको ले जाओ वर्तिकाग्र पर ले जाओ, लेकिन वो तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको कोई माध्यम न मिल जाए, ठीक है। तो कभी भी हो सकता है, जब हमारे परागकण को माध्यम मिल गया, वायु मिल गया, जल मिल गया, जंतु मिल गया, तब क्या होगा? परागण की क्रिया हो जाएगी। याद रखिएगा, पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि परागण के लिए इसमें क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, वायु, जल और जंतु। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। अब देखो, अरेंज मैरिज में जैसे होता है ना, अब लड़का को कोई लड़की नहीं मिलेगी तो लड़का क्या होगा? समय निकलता जा रहा, निकलते जा रहा, और एक दिन क्या होगा? बुढ़वा हो जाएगा, अब शादी का समय उसका समाप्त हो गया। वही सेम चीज हमारा क्या होगा? पुष्प में। पुष्प में परागकण भले ही बड़ा हो गया, लेकिन अगर इसको माध्यम नहीं मिला, ये वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचा, तो बेचारा इंतजार करते 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 क्या होगा? बुढ़वा हो जाएगा, शादी ब्याह का समय खत्म हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो परागित करने वाले पुष्प होते हैं, जिनमें पर परागण होता है, उनमें समय पर माध्यम न मिल पाने की वजह से उनके बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनमें परागण होता ही नहीं है, जिनमें परागकण का स्थानांतरण होता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके, आ जाओ फिर अगला सवाल, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिसमें पर परागण की क्रिया होगी, जो पौधे पर परागण की क्रिया करते हैं वो दूसरे पुष्प पर निर्भर रहेंगे कि दूसरा वाला बुलाएगा तब ही हम जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 फूल की आवश्यकता है, पर परागण में 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमेशा एक पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है। आपका चौथा पॉइंट है, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिनमें सब में अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। अब देखो, जैसे लड़कियां हैं, ठीक है, अब कोई लड़की है, उसको शादी करना है, शादी ब्याह करना है, तो भैया अगर वो ऐसे ही चुड़ैल की तरह पड़ी रहेगी, इस तरीके से मान लो बिना कुछ लगाए, रियल में कभी घर पे जाना आप किसी लड़की के, ठीक है, और देख लेना उसको,
डर जाओगे भैया, इतना खतरनाक होती है सब, ठीक है। और वही जब बाहर निकलेंगी तो या एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम बढ़िया से बाल वाल बना करके, ठीक है, कोई भी देखेगा तो कह ही देगा आए हाय ठीक है। तो आपको वो चीज याद रखना है। वैसे ही हमारे फूल है, अब फूलों को परागण करना है। फूल तो चाहते हैं कि मेरे परागकण भैया कहीं जाए, उनका घर बस जाए। अब उनका घर बसाने के लिए बेचारे फूल को क्या करना होगा, खूब सुंदर सुंदर तैयार होना होगा, आकर्षित चटकीला चटकीला। लड़कियां अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करती हैं, चटकीला चटकीला कपड़ा पहनती हैं, लाल रंग, ठीक है, लाल परी बन के उड़ती हैं, ठीक है, लाल हरा नीला पहनकर वो आपको रास्ते में मंडराती हुई दिखाई देंगी। सेम वैसे ही हमारा पुष्प है। पुष्प क्या करता है, चटकीले रंग का हो करके सुगंध फैलाता है पहले, ठीक है, सुगंध निकालेगा, मकरंद निकालेगा, ताकि क्या हो जाए, कोई कीट उससे आकर्षित हो जाए और परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचा दे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैम बेइज्जती मत करो, जो ब्यूटीफुल होता है वो मेकअप, सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ हम भी तो लड़की ही हैं, ठीक है, तो सारी की बात नहीं कर रहे, कुछ 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 लड़कियां ठीक है। अब कुछ हम लोग के जैसी होती हैं जो विदाउट मेकअप रहती हैं, अब क्या कर सकते हैं पांचवा क्या है, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। यानी जिन पुष्पों में पर परागण होता है उनमें परागकणों की जो संख्या होती है अधिक नष्ट हो जाती है। यानी अब देखो, एक परागकण इतने सारे बैठे हैं कि हमको किसी पुष्प पे जाना है, हवा आया उड़ा कर ले गया, ठीक है, आधे परागकण पहले ही आपका नीचे गिर गया। अब आधे परागकण क्या है, किसी दूसरे पुष्प पे चले गए, जाना था कमल के फूल पर, चले गए गुलाब के फूल पर, तो बेचारे बर्बादी हो गए ना। अब कुछ फूल क्या है, अब 10-20 तो एक ही फूल पे गिर गए, तो अंदर तो केवल एक ही जाएगा, 10 तो जा नहीं सकते, केवल एक जाएगा, तो बाकी 9 क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसीलिए पर परागण में जो हमारे परागकण हैं उनका बर्बादी ज्यादा होता है। छठा पॉइंट याद रखना है, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, और पर परागण के द्वारा जितने भी बीज बनते हैं वो कैसे होंगे, संकर होंगे, यानी 2 गुणों वाले होंगे, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका। हमने आज आपको लघु बीजाणु जनन पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। एग्जाम में आने वाला ये आपका गेस्ट क्वेश्चन है जो आएगा, पर परागण के लाभ और हानियां, ये दोनों भी आने वाले सवाल थे जो हमने करा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है? यस मैम, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है जी मम्मा, अच्छा जी मैम, ओके राहुल जी यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए। ओके एटीट्यूड गर्ल पूजा यादव, बिल्कुल ठीक है मैम, नेक्स्ट। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एस्केरिसिस रोग। देखो ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्केरिसिस रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका लक्षण क्या है, इसका उपाय क्या है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एस्केरिसिस के बारे में। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें बचाव लिखना है, उपचार लिखना है और नियंत्रण लिखना है कि कैसे इसका नियंत्रण करेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्केरिसिस है क्या, तो यह रोग मनुष्य की, देखो जब भी कोई रोग के बारे में आपको एग्जाम में लिखने को दे, रोग को हमेशा सेंटर में लिख देना, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर आपको मलेरिया पूछ दे, टाइफाइड पूछ दे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइफाइड, फिर उनके बारे में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी रोग पूछा है उसको सेंटर में लिख देना है, और वो भी बड़े लक्षरों में। आप उसको फिर अंडरलाइन कर देना ताकि अच्छा लगे। फिर उसके बारे में लिखना, यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिसिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक गोल कृमि से होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, तो हमारी आंत में एक कृमि पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अगर आपको पूरा नाम नहीं याद है लुम्ब्रिकाइड्स एस्केरिस, तो आप केवल लिख सकते हो क्या, सिर्फ सिंपल सा एस्केरिस लिख देना कि हमारे आंत में एक गोल कृमि पाया जाता है एस्केरिस, उसके वजह से ये रोग होता है। फिर दूसरा, संक्रमित भोजन के साथ इस परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को संक्रमित करता है। यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है।
आंत में इसकी संख्या 500 से 5000 तक हो सकती है। देखो इसमें हमने क्या बताया कि एस्केरिस क्या है, एक एस्केरिसिस नामक कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग गंदा खाना, जैसे आप लोग समोसा होता है ना, आप लोग देखते हो मार्केट में समोसा ऐसे ही फैला रहता है, जाते हुए समोसा आपको दिख गया और आप लोगों का मुंह चटोरा की तरह तो तुम लोग हो। ठीक है, जैसा ही देखे चटपटा गया मुंह और ले लिए 5 रुपए का एगो समोसा दे दीजिए और बिना कुछ देखे गपागप तुम लोग समोसा उड़ा लिए। जब आप समोसा खाए तो उस समोसे में क्या होता है, हमारे कुछ एस्केरिसिस ये पाए जाते हैं जो हमारे क्या होंगे, सीधे आंत में चले जाएंगे। अब आंत में जाकर क्या होगा, ये अपने पहले तो अंडे बनाना स्टार्ट करेंगे, इनके अंडे से लार्वा बनता है और ये लार्वा क्या करेंगे, हमारे आंत में छेद करने लगते हैं। ठीक है, हमारी आंत की कोशिकाओं में छेद करने लगते हैं, फिर वहां से वो हमारे फेफड़े, यकृत, इन सभी जगहों पे जाकर क्या करेंगे, संक्रमित करके उनको परेशान करेंगे, उनमें रोग उत्पन्न करेंगे। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यस मैम, जी मैडम। फिर आगे देखो, अब ये क्या है, ये जाते भैया एक है समोसा, तुम लोग कह रहे हो ना मैम समोसा में एगो है तो क्या हो जाएगा, एक समोसा खाने से थोड़े नहीं होगा। एक समोसा खाए, एक अंडा गया और वो एक अंडा क्या करता है, लगभग आपका 5000 एस्केरिसिस, पेटवा में जो कहते हो ना पेट में कीड़ा, चलो बचपन का पेट में कीड़ी सुने हो ना, वो कीड़ी यही भाई साहब है और कुछ नहीं है। पेट में जो कहते हो कि मेरे पेट में कीड़ा हो गया है, ठीक है, दर्द दवा भी खाते हो, सरकारी कॉलेजेस में तो मिलता भी ये कीड़े की दवा। ठीक है, जब आप लोग, अगर आप लोग जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से होगा ना तो उसके कॉलेज में आता है कीड़े की दवाई, सभी को खिलाया जाता है, हम भी खाए थे। ठीक है, तो वही कीड़ा यही है आपका एस्केरिसिस है। ठीक है, एक अंडा गया, अपनी संख्या में वृद्धि करके लगभग वो कितना 500 से 5000 तक हो जाता है। अब जानते हैं इसका लक्षण क्या है और रोग कैसे होता है। ठीक है, इस रोग के मुख्य लक्षण है पेट में दर्द, उल्टियां, फिर अपेंडिटाइटिस। अब देखो ये आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको दर्द होगा, हमारे जो शरीर में अपेंडिक्स होता है, लास्ट का अपेंडिक्स, उसमें आपको दर्द देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अतिसार, डायरिया देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस वैस का प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, डेलिरियम, सन्निध देखने को मिलेगा, घबराहट, ऐठन आदि ये सब देखने को मिलेगा। परपोषी की आंत में इस परजीवी के होने का कोई विशेष नुकसान नहीं होता, किंतु संक्रमित बालक कुपोषण का शिकार होकर दुर्बल हो जाते हैं, इनकी वृद्धि मंद हो जाती है, रोगी को हमेशा वमन की इच्छा बनी रहती है, जिससे मन व मस्तिष्क बेचैन रहता है। आंत में एस्केरिसिस की संख्या अधिक होने पर पेट दर्द, भूख न लगना, अनिद्रा, दस्त, उल्टी आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। एस्केरिसिस के द्वारा रोगी का अंडुक अवरुद्ध हो जाता है, जिससे अदरसूल व अंडुक पुच्छशोथ विकार हो जाते हैं। रोगों के पित्तनली, अग्नाशयी नाल आदि में एस्केरिसिस के फंस जाने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। एस्केरिसिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है, जिससे फेफड़े, आंत की दीवारों व रक्त कोशिकाएं घायल हो जाती हैं, जिससे रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप रोगी दुर्बलता, सूजन, ऐठन आदि का शिकार हो जाता है। शिशु एस्केरिसिस विपथगामी भ्रमण द्वारा रोगी के मस्तिष्क, वृक्क, नेत्र, मेरुदंड आदि में प्रवेश कर जाता है, जिससे इन अंगों को हानि पहुंचाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हमसे पूछा जाए एस्केरिसिस मैम क्या है, तो हमने बताया कि एस्केरिसिस क्या है कि जब हम लोग कोई दूषित खाना खाते हैं तो उसके अंडे हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमारे आंत में जाकर वो क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। संख्या बढ़ जाने के बाद वो आंत की दीवारों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वहां से हमारे अन्य अंग, यकृत, फेफड़े वहां पहुंच जाएगा और उनकी दीवारों को भी क्या करता है, नष्ट करता है और रक्त का स्त्राव कराता है, रक्त बहने लगता है। ठीक है, इसमें आपको लक्षण याद रखना है कि देखो इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर रोग है, कभी कभी गंभीर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत गंभीर रोग नहीं है, पेट में कीड़ा होना बहुत ही बड़ा रोग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा संख्या में हो गए हैं तब आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तब आपको ऐठन, पेट दर्द, हर वक्त उल्टी की तरह लगना, सर घूमना, ठीक है, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। कभी कभी हमारा जो आंत है वो सूज जाता है। ठीक है, कोई अगर वो कहीं जाकर हमारे आंत में फंस गया तब एक और गंभीर रोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, लक्षण है, ये सभी क्या है, लक्षण है भैया, याद रखना एस्केरिसिस के बारे में। ये तो हो गए इनके लक्षण। आगे देखेंगे रोकथाम, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, मल मूत्र का खुला विसर्जन न करना। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, मल मूत्र बाहर ही
बाहर ही अपना क्या है, आप रोड वगैरह पे जाओगे तो देखने को मिलेगा शौचालय होता है, ठीक है आपका, लेकिन वहां ना जाकर रोड पर ही। उसके अलावा आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं, हाँ जैसे आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पर, अभी हम अपने जगह की बात बता रहे ना, अपने जगह का ही बता रहे, अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो लोग क्या करते हैं, टॉयलेट गए पानी डालेंगे नहीं, वो आपका उसी तरीके से पड़ा है, ठीक है, टॉयलेट आपका मूत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब वहां पर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया पनपेंगे, वो आपका वहां रहेंगे, वहां से उड़कर कैसे भी हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, पैर से, वो क्या होगा, आपका खाने तक पहुंच जाएंगे। और सोचो वो अगर हमारे खाने, वो जो खाने के रूप में जब हमारे पेट में जाएगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा, बस यही रोग आपका फैलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, मल मूत्र का खुला विसर्जन नहीं करना है, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना है, भोजन करने से पूर्व हाथों को भली भांति धोना है, शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, स्वच्छ जल का प्रयोग करना है, आदि इस रोग की रोकथाम के प्रमुख उपाय हैं। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके लिए सबसे बढ़िया दवाई भी आपका है पाइपराजिन सिट्रेट तथा पाइपराजिन फॉस्फेट, औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिबेंडाजोल, पायरेंटल पामोएट व ये सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल दो दवा का नाम याद रख लेना, कौन सा, पाइपराजिन फॉस्फेट और एक आपका है पाइपराजिन सिट्रेट, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है निदान एवं चिकित्सा। एस्केरिसिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसके अंडों की उपस्थिति से होता है। कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट में कीड़ा या फिर हमारे पेट में एस्केरिसिस है, तो मल में अंडे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, तो उस अंडे से पता चल जाएगा कि आपको एस्केरिसिस रोग है या नहीं। एस्केरिसिस द्वारा होने वाले रोग को एस्केरियोसिस कहा जाता है। रोगी की आंत से कृमि को निकालने हेतु बथुआ का तेल, डिमेटोड, मिबेंडाजोल, जिमेटो, ठीक है, जेटोमिसोल पी, हेट्राजान, वर्मीसोल, कैट्रावर्क्स, जेंटेल, एंटीपार, एल्कोपार आदि औषधियां प्रयुक्त की जाती हैं। वर्तमान में 12 घंटे के उपवास के साथ हेक्सिल रिसोर्सिनॉल का तथा पाइपराजिन, हेलमेसिड, सीना के साथ आदि का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। यानी देखो आपको मेन दो दवा याद रखना है, पाइपराजिन फॉस्फेट और पाइपराजिन सिट्रेट, ये दोनों बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अगर किसी व्यक्ति को एस्केरिसिस के द्वारा एस्केरियोसिस रोग हो जाता है तो वो इन दवाइयों का उपयोग करके इसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मैम मिठाई खाने से भी होता है क्या ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, मिठाई खाने से नहीं, दूषित, तुम गंदा कुछ भी खाओगे, दूषित फैला हुआ कुछ भी खाओगे, आपको ये रोग देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। श्वेता पटेल याद करना क्यों है, समझ लो ना। पहला आपको क्या करना है, एस्केरिसिस रोग के बारे में लिखना। क्या क्या आज सीखी, एस्केरिसिस रोग के बारे में क्या पता चला कि ये आपका क्या है, गंदा खाना पीने की वजह से होता है, जो हमारे आंत में चला जाता है। इसके कुछ अंडे हमारे आंत में चले जाते हैं, जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लार्वा बनाते हैं, फिर हमारी आंत की दीवारों को ये नष्ट करता है, वहां से हमारे अन्य अंगों तक पहुंच जाता है, उसको परेशान करता है, उनको भी क्या करता है, नष्ट करता है, रक्त का स्त्रावण होने लगता है, खत्म हो गया। फिर आप लक्षण लिख देना, लक्षण आपको हमने पहले ही बता दिया, उल्टी, सिर दर्द आपको देखने को मिलेगा, पेट में दस्त देखने को मिलेगा, पेट में दर्द रहेगा, ऐठन रहेगा, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ये लक्षण में लिख देना, ठीक है। उपाय में हमने बता दिया, आप दूषित खाना मत खाओ, ठीक है, मल मूत्र का खुले में विसर्जन मत करो, ये सब आप एक एक पॉइंट करके लिख देना। और औषधियां पूछेगा तो पेपराजिन सिट्रेट, पेपराजिन फॉस्फेट, इन दोनों दवाइयों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है इस रोग के इलाज में, खत्म, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको शॉर्ट करना आपका काम है। किसी बच्चे को पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, उतना याद करो जितना आपका दिमाग बोल रहा है, ठीक है। आपको अगर हम ना इतना से इतना देंगे ना, आप कभी इतना याद ही नहीं करोगे। आपका ब्रेन क्या करेगा, अगर 10 लाइन है तो 10 में से छाट कर 5 लाइन निकाल लेगा, कहेगा ये 5 लाइन याद करेंगे, 5 लाइन छोड़ देंगे। तो बस आपको वही चीज करना है, वही चीज आपको क्या करना है, अपने बायोलॉजी में करना है। अगर आपको लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, आपका ब्रेन जितना इंपॉर्टेंट होगा ना वो खुद ही साइड कर लेगा, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो उसको साइड कर लेगा, और जो काम का नहीं होगा उसको छोड़ देगा, ठीक है।
जल्दी जल्दी बताओ। ओके सोनाली, ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, लघु बीजाणु जनन पढ़ा, फिर हम लोग दूसरा कौन सा पढ़े, परागण के लाभ और हानियां पढ़े, और तीसरा हम फिर एस्केरिसिस के बारे में पढ़े। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तीनों हमने करा दिया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जस्ट 12 क्लासेस पर मिल जाएगा, सभी बच्चे ज्वाइन कर ले। 2025 के जो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है वो बच्चे तैयार हो जाए। 2025 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हमारा न्यू टॉपर बैच लॉन्च हो चुका, उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। सो बी रेडी। ठीक है, जो बच्चों को क्लास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फटाफट क्या करो, क्लास को ज्वाइन करो इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, 8318421583 पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, कल की क्लास आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, सो कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और मस्त रहो, पढ़ते रहो, जस्ट 12 क्लासेस से जुड़े रहो। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि इन तीनों में से कितने क्वेश्चंस थे जिनका जवाब आप एग्जाम में अब आप बढ़िया से लिख लोगे। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आया तो कितने बच्चे कह रहे कि मैम हम तीनों कर लेंगे। ठीक है।